ऑडियो वीडियो क्लियर है? आज हम लोग अपना टॉपिक में उपग्रह देख लेंगे, साथ में देख लेंगे एस्ट्रॉयड, मेट्रॉइड्स, मेटियोर्स, ये सब चीज़ को। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि अगर ये सन है, सूरज है, और इसका परिवार समझ लीजिए सौरमंडल है, जिसमें पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है, जिसमें से 4 ग्रह, इसके आगे के 4 ग्रह जो आंतरिक भी कहे जाते हैं, जो पार्थिक भी कहे जाते हैं, या फिर टेरेस्टेरियल भी कहे जाते हैं। ठीक है, ये आंतरिक ग्रह है। और इसके आगे के 4 क्या है? बाह्य ग्रह है, जो जोविनियल भी कहे जाते हैं। तो ऐसा इसलिए कि जब सूरज बन रहा होगा तो इसमें जो सोलर फ्लेम है, सौर ज्वाला है, जिस तरीका से अगर आप देखिएगा कि फटेका वगैरह फोड़ते हैं हम लोग दीपावली में, तो उसके आसपास एकदम फटाक से धूल उड़ जाता है। तो उसी तरह क्या हुआ होगा, जब सोलर फ्लेम निकला होगा तो ये जो आगे के चारों ग्रह है, इनको प्रभावित किया होगा, थोड़ा सा इफेक्ट डाला होगा ये लोग पे। अब यही रीजन है कि जो बुध और शुक्र है, इसका जो उपग्रह होगा उसको भी जला दिया होगा, और इसका जो सरफेस में सॉफ्ट पार्ट होगा उसको भी उड़ा दिया होगा। इसलिए ई आगे का चारों जो प्लैनेट है हम लोग का, इसका घनत्व यानी डेंसिटी ज्यादा होता, इधर वालों का कम होता, और इधर वालों में उपग्रह भी ज्यादा है। रीजन यही है कि इस सूर्य के बनने के समय प्रभावित हुआ होगा। जिस तरीका से हम लोग दिवाली में फटेका फोड़ते हैं, तो जब फटेका फोड़ते हैं तो उस जगह आप देखिएगा धूल उड़ गया जाता, तो उसी तरह ऐसा हुआ होगा। इसको हम लोग विजुअलाइज करके चले थे। फिर हम लोग देख लिए थे इसको कलर को लेके, परिक्रमा को लेके, कि आगे से दूसरा और पीछे से दूसरा उल्टा परिक्रमा करता है। ठीक है, शुक्र और अरुण उल्टा परिक्रमा करता है। साथ में कलर देख लिए थे हम लोग कि मंगल का कलर रेड क्यों है, मंगल का कलर रेड क्यों है, बृहस्पति का कलर पीला क्यों है। तो इन सब को हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे क्षुद्र ग्रह को। तो यहां मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स है, जब सूरज बना होगा तो बहुत सारे पार्टिकल्स बच गए होंगे, और यह बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण यहाँ फंस गए होंगे, जैसे कि रस्सी में खींचा खींची में फंस जाता है और फंस गया होगा, और ऐसे ही परिक्रमा करता है। इसका संख्या लगभग 40,000 से ऊपर है। ठीक है, तो ये एस्टेरॉइड है जो मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। इनकी संख्या कितनी है? 40,000 है। उत्पत्ति कैसे हुई? तो सौर मंडल यानी कि सौर प्रणाली के निर्माण के दौरान जो बची हुई सामग्री है उससे इनका निर्माण हुआ। हालांकि बहुत अलग अलग मत भी है, तो इसको बोलते हैं एस्टेरॉइड क्षुद्र ग्रह। ठीक है, ये क्षुद्र ग्रह है। संख्या देख रहे हैं बहुत ज्यादा है। समझ लीजिए कि कचरा जैसा है ना, सूरज बना होगा और जो अपना ग्रह वगैरह से जो कचरा इधर उधर चला गया होगा वो जाके फंस गया है मंगल और बृहस्पति के बीच, उसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड। ठीक है, नाम में बहुत डिफरेंस हो जाता हो। अब जो ये एस्टेरॉइड है, ये जो एस्टेरॉइड है जो फंसा हुआ है बृहस्पति और मंगल के बीच, ऐसा होता होगा कि तानातनी या फिर एक दूसरे से टकराव के कारण
ये क्या होता होगा कि अपना अक्ष को जो घूम रहा है, परिक्रमा कर रहा है, उसको छोड़ के ये दूसरा उपग्रह की तरफ भागता होगा। अब जब यहाँ पे आप देखिएगा कि जब ये घूम रहा है और टक्कर वक्कर के कारण या फिर किसी भी कारण से इसका खिंचाव कम हो गया, उधर का खिंचाव कम हो गया, अपना जो क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड है वो अपना परिक्रमा छोड़ के इधर उधर भागा। तो जो इधर वाला जो प्रभावित वाला भाग है हम लोग का, जो सबसे बड़ा जो ग्रह है बृहस्पति है, तो मैक्सिमम जो एस्टेरॉइड है इसको ही खींच लिया। लेकिन जो इधर के प्रभाव में आया वो एस्टेरॉइड इधर आएगा, ठीक है। अब जब एस्टेरॉइड इधर आएगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पे मंगल और बृहस्पति साथ में है, लेकिन जब खींचा तो इस समय कुछ डिस्टेंस दूरी को तय किया होगा। और इस बीच में क्या होता है कि जो मंगल है, ये जो मंगल है ये इधर भाग जाता है, ठीक है। जो ये मंगल है इधर भाग जाता है और ये इधर आता है। अब जब इधर आता है और मंगल इधर भाग गया तो ये पृथ्वी में गिरता, तो इसको बोलते हैं उल्का पिंड। जैसे ये एस्टेरॉइड है यहाँ पे परिक्रमा कर रहा है तो ये एस्टेरॉइड है, लेकिन किसी कारण से टकरा के इधर उधर भागा, या फिर दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स में चेंज इधर उधर होने के कारण चेंज हुआ। तो ज्यादातर खींचता तो बृहस्पति है, लेकिन जो इधर के प्रभाव में है वो इधर आएगा। लेकिन जब इधर आता है तो कुछ दूरी तय करने के दौरान मंगल जो है जब इस जगह पे था, लेकिन जब इधर आना शुरू किया, ये थोड़ा आगे किया होगा, परिक्रमा से आगे चला गया होगा, तो जो एस्टेरॉइड है वो पृथ्वी में आ गया होगा। अब पृथ्वी के साथ साथ पृथ्वी में या फिर हम लोग का जो उपग्रह है चंद्रमा, वहां जाके टकराया होगा। तो इसी को बोलते हैं उल्का पिंड। जब परिक्रमा कर रहा था सौर मंडल में मंगल और बृहस्पति में, तो उसको बोले थे हम लोग एस्टेरॉइड, ठीक है, क्षुद्र ग्रह। लेकिन अब वो कहा अपना जो परिक्रमा है उसको छोड़ के वो अंदर की ओर चला गया, पृथ्वी की ओर आ गया, उसके उपग्रह के अंदर आ गया, बुध तरफ भाग गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग मेटेरॉइड्स, ठीक है। और जो नॉर्मल वाला होता है उसको बोलते हैं मेटेओर्स। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जब यहां से अपने अक्ष को छोड़ के इधर भागा, तब तक मंगल भाग गया आगे, तो यहां गिरा, ठीक है। अब जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में आया और पृथ्वी के वायुमंडल से घिसा, और घिसने के कारण घिस के वहीं वायुमंडल में खत्म हो गया, तो इसको बोलते हैं उल्कासम, ठीक है, उल्कासम मेटेओर्स। लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल को क्रॉस करते हुए पृथ्वी के सतह में यानी जमीन में गिर गया, तो इसको बोलते हैं मीटियोर्स, ठीक है, उल्का पिंड। उल्कासम क्या है, ऊपरे में उड़ गया, सम हो गया, और जो एकदम नीचे आ गया, पिंड तक आ गया, उसको बोलते हैं उल्का पिंड, ठीक है। ये एस्टेरॉइड है जो मंगल और बृहस्पति में घूम रहा है, इतना सारा है, संख्या में 40,000 है। किसी कारण से इन सब के बीच टकराव हुआ होगा, और जब टकराव हुआ तो इधर उधर भागा होगा। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, बृहस्पति अपनी ओर जो खींचना होगा उसके प्रभाव में उसको खींच लिया होगा, लेकिन जो भागने वाला इधर होगा, इधर आया। अब भागने के दौरान जो एस्टेरॉइड वो जब इधर आ रहा था तब तक मंगल भाग गया, नहीं तो सब मंगले में गिरता। अब जब इधर भाग गया तो आया कहाँ, हम लोग का पृथ्वी में आया, ठीक है। और पृथ्वी में जब गिरा तो इसका कुछ प्रभाव हुआ जो इसके वायुमंडल सरफेस में ही खत्म हो गया, इसको बोलते हैं उल्कासम। और जो इसका एकदम सतह में पिंड में गिर गया, नीचे जमीन तक आ गया, इसको बोलते हैं हम लोग उल्का पिंड। और ऊपर में जो गिरा, ऊपरे में खत्म हो गया, उसको बोलते हैं उल्कासम, ठीक है। तो बहुत ज्यादा वर्ड में चेंज करके आपसे सवाल बना लेता है, लेकिन आपसे अभी इसमें बेसिक सवाल ही पूछेगा, इससे ऊपर का सवाल नहीं पूछेगा। तो ये था बेसिक एस्टेरॉइड, मेटेरॉइड्स और मेटेओर्स का डिफरेंस वर्ड में, कि जब एस्टेरॉइड क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति में है तो उसको एस्टेरॉइड बोलते हैं, लेकिन किसी कारण वहां से भाग के इधर आ गया और अपने वायुमंडल के सतह में खत्म हो गया, तो इसको बोलते हैं मेटेओर्स
यानी कि उल्कासम, और जमीन में तक पहुंच गया तो इसको बोलते हैं मीटेरॉइड्स यानी कि उल्का पिंड। अब इसमें क्या है, ये अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, ब्रह्मांडीय कण होते हैं। ये अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमते रहते हैं और धूल और गैस से बने ये पिंड जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण और वायुमंडल में घिसने के कारण बहुत ज्यादा चमकने लगते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, शूटिंग स्टार, टूटता हुआ तारा। और टूटता हुआ तारा देख के सब कोई विश मांगता है, हालांकि पूरा नहीं होता। तो आमतौर पे ये पृथ्वी तक पहुंचने से पहले जलकर नष्ट हो गया तो उसको उल्कासम कहते हैं। और बड़े पिंड पूरी तरह से नहीं जल पाते और उसका ठोस चट्टान के रूप में पृथ्वी की सतह तक पहुंच गया तो इसको उल्का पिंड कहते हैं, मीटेरोइड्स कहते हैं। अब समझ में आया अंतर। अब जब हमारा उल्का पिंड, समझ लीजिए कि उल्का पिंड पत्थर उतना बड़ा चट्टान आया हमारा पृथ्वी में तो उसका कुछ प्रभाव हुआ होगा। तो वैसा ही जब वो उतना बड़ा उल्का पिंड महाराष्ट्र में एक जगह गिरा तो वहां क्रेटर्स बना, गड्ढा बना, उसको क्रेटर बोलते हैं। तो वहां एक गड्ढे में एक झील बन गई है अभी, जिसको लोकटक झील बोलते हैं। एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि लोकटक झील, सॉरी लोनार झील जी, लोकटक वहां नहीं है, लोकटक तो सेवन सिस्टर्स में है। लोनार झील महाराष्ट्र में, देख रहे हैं कैसा बना हुआ है, यहाँ गिरा होगा उल्का पिंड, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पे क्रेटर के रूप में उल्का पिंड से एक झील का निर्माण हुआ है जिसको लोनार झील बोलते हैं। ये महाराष्ट्र में है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। साथ में और भी ऐसे बहुत सारे, जब भारत में गिरा तो और जगह भी गिरा होगा। दक्षिण अफ्रीका का नेटाल है, अमेरिका का एरिजोना में स्थित क्रेटर प्रसिद्ध है, ठीक है। लेकिन अपने को याद रखना है लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार एक विशाल उल्कापिंड गिरने के कारण बड़े पैमाने पर पृथ्वी में परिवर्तन हुआ जिससे डायनासोर विलुप्त हो गया और महासागरीय क्षेत्र का निर्माण हुआ। हम आपको चीज बताते हैं कि डायनासोर कैसे खत्म हुआ। क्या हुआ कि जो उल्का पिंड है, उल्का पिंड जब हमारे पृथ्वी में आया तो पृथ्वी में आने और उसके टकराने के दौरान पृथ्वी में जब टकराया तो बहुत सारे धूल कण के बादल बन गए। और जब धूल कण के बादल बन गए तो धूल कण के बादल जब ऊपर चले गए तो उससे सूर्य की रोशनी हमारे जमीन तक नहीं आने सकी, जिससे पेड़ पौधे मर गए, और पेड़ पौधे मर गए तो शाकाहारी जानवर मर गए, शाकाहारी जानवर मर गए तो मांसाहारी जानवर बन गए। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारे स्क्रू, हमारे जो चूहा वगैरह है वो लोग सरवाइव कर गया, तो वही हम लोग का पहला पूर्वज बना। तो इन सब कारणों से डायनासोर भी विलुप्त हो गया। तो इस जो घटना है इसको बोलते हैं चिकजुलुक, ठीक है। चिकजुलुक घटना हुई जिसके कारण डायनासोर की जो प्रजाति है वो विलुप्त हो गई। तो चिकजुलुक क्या था, तो चिकजुलुक में ऐसा हुआ कि एक उल्का पिंड पृथ्वी से टकराई और पृथ्वी से टकराने के बाद उसके वायुमंडल में धूल कण के बादल बन गए और धूल कण के बादल के कारण सूर्य की जो रोशनी है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंची, तो पेड़ पौधे मरे, पेड़ पौधे के कारण शाकाहारी जानवर मरे, शाकाहारी जानवर के कारण मांसाहारी जानवर, और फिर मांसाहारी जानवर मर गए, शाकाहारी मर गए, तो कोई नहीं बचा। तो ऐसे कंडीशन में हमारे जो रेंगने वाले जीव हैं, चूहा वगैरह जो हमारे पहले पूर्वज माने जाते हैं वो बच गए थे, तो इसको चिकजुलुक कहा जाता है। फिर एक और क्रिएटर है, एक और उल्का पिंड था जिसको बोलते हैं इजिप्टा, ठीक है। इजिप्टा जब हमारे यहाँ आया तो गड्ढा बना और उसी में प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ। और इसी के तरह एक और एस्टेरॉयड है जिसको एक महत्वपूर्ण एस्टेरॉयड समझ लीजिए, जो सिगार के आकार का है, ऐसे सिगार के आकार का एस्टेरॉयड है जिसको बोलते हैं ओमुआमू। नाम बहुत अजीब है। तो ये सिगार के आकार का एक एस्टेरॉयड है जो अंतरिक्ष में घूम रहा है जिसको बोलते हैं ओमुआमू। बाकी आपको समझ में आ गया कि डायनासोर कैसे विलुप्त हुआ है। तो अभी यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ने के बाद बहुत सा लोगों का डाउट होता है कि जीने मरने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देख लो, कुछ भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं
ढाई से कुछ गिर गया उल्का पिंड वगैरह तो खत्म। तो ये सब कारण था जिसके कारण डायनासोर विलुप्त हुए थे। और ये एक अपना इंडिया में एक प्रभाव था उल्का पिंड गिरने के कारण, महाराष्ट्र में लोनार झील बना। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। अब हम लोग देख लिए हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये जो चिकजुलुक है, उस घटना के दौरान यहाँ पे क्या हो गया होगा, यहाँ पे धूल कण के बादल छा गए होंगे, जिसके कारण फिर डायनासोर मर गया। ठीक है। एक और चीज है कि बोलाइट, बोलाइट क्या होता है, कि जब एस्टेरॉइड अपने वायुमंडल में प्रवेश किए उसके बाद मेटेओर बना यानी कि उल्कासम बना, फिर मेटेओराइट बना यानी उल्का पिंड बना, उल्कासम उल्का पिंड। लेकिन ये जब पृथ्वी जिधर घूम रही है उसी दिशा में घूमा। पृथ्वी अगर इधर जा रही है, ठीक है, पृथ्वी पृथ्वी अगर इधर जा रही है, इसी दिशा में आके उल्का पिंड अगर इससे टकराया तो उसको उल्का पिंड बोलते हैं। लेकिन जस्ट इसके उल्टा जाके टकराया, ठीक है, इसके उल्टा जाके टकराया तो इसको बोलाइट बोलते हैं। ठीक है। अगर अपनी दिशा में चला गया, इसकी दिशा में जाके टकराया तो ये उल्का पिंड, लेकिन जस्ट जहां घूम रहा उसके उल्टा टकराया तो उसको बोलाइट बोलते हैं। तो इतना सारा नाम आपको याद रखना है। हिंदी में बहुत आसान है, इंग्लिश में भी बहुत आसान है, बस थोड़ा सा एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझना है। जब कोई उल्का पिंड, उल्का पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत दिशा में प्रवेश करता है तो इसको बोलाइट कहते हैं। यह अत्यधिक चमकीला होता है। अब जब जबरदस्ती घुस रहा होगा, परिक्रमा के जस्ट जो घूर्णन है, सॉरी, घूर्णन के उल्टा घुस रहा होगा तो बहुत ज्यादा घिसाया होगा। तो इसका कारण क्या बोल रहा है कि बहुत ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। इसकी गति लगभग 12 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। यह पृथ्वी की सतह पर गिरता है तो इसे टिकटाइट कहा जाता है। बोलाइट और टिकटाइट। बोलाइट याद रखना, उल्का पिंड जिस दिशा में घूम रहा है उसके जस्ट उल्टा आया तो उसको बोलाइट बोल दिए। अब उल्का पिंड अगर पृथ्वी में इतना टकरा रहा है तो इसका कुछ इफेक्ट अपने पृथ्वी में हुआ होगा। तो ये इफेक्ट पढ़ा जाता है मेंस के पर्सपेक्टिव में। तो इसको भी यहीं पे निपटा लीजिए कि जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण मौजूद इसमें सूक्ष्म कण हवा में फैल जाते हैं, जिससे आसपास रंग की वर्षा देखी जा सकती है। दूसरा है, वायुमंडल में प्रवेश करते समय जलने लगते हैं, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, तापमान बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग की संभावना ज्यादा होती है। पृथ्वी पर उल्का पिंड के गिरने से उसका द्रव्यमान धीरे धीरे बढ़ता है और गुरुत्वाकर्षण पर हल्का प्रभाव पड़ सकता है। तो यही चीज है कि उसका जो मास है वो बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर से आके एक ठो और लटक रहा है तो मास बढ़ना ही है। जला, अब जला तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो बढ़ा। ठीक है। इनके प्रभाव से पृथ्वी के जो घूर्णन गति है उसमें परिवर्तन हुआ। जो पहले 18 घंटे में घूम लेती थी, अब घूमने में कितना लगता है, 24 घंटा। पहले 18 घंटा ही एक दिन में पूरा कर लेती थी, लेकिन टकरा टकरा के भारी हो गया होगा तो उसके कारण नहीं घूम रहा, अभी 24 घंटा में घूम रहा। भूवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार लगभग 41,000 वर्ष पहले पृथ्वी का झुकाव कोण 21 डिग्री था और अभी वर्तमान में कितना, 23.5 डिग्री है। बहुत जगह 24 लिखल उखल रहेगा, लेकिन एग्जैक्ट 23.5 डिग्री आप लोग मानिएगा। तो ये सब कारण है कि उल्का पिंड गिरा, जिसके कारण कुछ इफेक्ट पड़ा हमारा पृथ्वी में। तो याद रखने वाला बात यही है कि इसमें मास बढ़ा और मास बढ़ने के कारण घूर्णन गति धीरे हो गया होगा। 18 घंटे की जगह 24 घंटे अब लग रहे हैं। और जब टकराया होगा तो उसका एंगल जिस डिग्री में झुका हुआ है, अगर वो 23.5 डिग्री झुका हुआ है तो पहले कम झुका हुआ होगा, तब थूर थूर के उसको और झुका दिया, 23.5 कर दिया, 21 को 23.5 कर दिया। तो ये उल्का पिंड के प्रभाव थे। अब हम लोग देखते हैं
मीटरॉइड्स यानी कि पुच्छल तारा, धूमकेतु। आकाश में क्या होता है, आकाश में पिंड में बर्फ, धूल या विभिन्न गैस से बने हुए खगोलीय पिंड होते हैं जो पृथ्वी की तरह ही परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है, पृथ्वी का। लेकिन पृथ्वी के सामने आ गए तो पृथ्वी के सामने आया तो जैसे धूल नहीं होता है हमारे वायुमंडल में, आप देखते होंगे कि कहीं धूल कण बहुत ज्यादा उड़ रहा है, वहां रोशनी जाती है तो आपको दिखाई देता है ना कि धूल वगैरह उड़ रहा है। तो उसी तरह जब ये आकाशीय पिंड जो बर्फ के बने हैं, धूल कण के बने हैं, गैस के बने हैं, जब सनलाइट के सामने आते हैं तो उसका जो भाग है वो चमकने लगता है, उसका पीछे का भाग चमकने लगता है, इसलिए उसका पूंछ चमकने लगता है, इसलिए उसको बोलते हैं पुच्छल तारा, मीटरॉइड, ठीक है। सौर मंडल के ठंडे और अंधेरे क्षेत्र में पाए जाते हैं और ये सूर्य की परिक्रमा एक लंबी लेकिन अनियमित और अंडाकार कक्षा में करते हैं। जब ये अपनी कक्षा में घूमते हैं तो कई वर्ष बाद सूर्य के करीब आते हैं और सूर्य के करीब आए तो उसकी गर्मी और उसकी लाइट के कारण चमकने लगते हैं, उसका पूंछ चमकने लगता है। और जब पूंछ चमकने लगा तो इसको बोलते हैं पुच्छल तारा या धूमकेतु, मीटेरॉइड। एक इंपॉर्टेंट है कि एक हेली नामक धूमकेतु है, हेली नामक धूमकेतु है जो 76 वर्ष बाद दिखाई देगा। और एक बार 1986 में दिखाई दिया था, तो अब दिखाई देगा, इससे जोड़ लीजिएगा 176 से शायद 200 2062 होगा कि कितना होगा। तो हेली नामक धूमकेतु 76 साल बाद दिखाई देता है। एक बार दिखाई दिया था 1986 में, अगली बार इससे 76 साल आगे दिखाई देगा। हाँ, तो अब आप समझ गए होंगे क्षुद्र ग्रह कौन है। तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति में जो घूम रहा है इन लोग के प्रभाव में, ठीक है। जो यहाँ का कचरा है, प्लानेट वगैरह का कचरा है, वो फंस गया है मंगल और बृहस्पति में, ये घूम रहा है, तो ये क्षुद्र ग्रह है, ठीक है, एस्टेरॉइड है। अब किसी टकराव के कारण या फिर इनका खिंचाव के कारण कुछ भाग इधर भागा, ज्यादातर बृहस्पति बड़ा है तो खींच लिया, लेकिन जो भाग इधर भागा और इधर आके टकराया तो उसको क्या बोलते हैं, अगर वो पृथ्वी के वायुमंडल में आके जल के ही खत्म हो गया तो उसको हम लोग बोले मेट्रॉस, उल्का, उल्का सम। लेकिन बाद में जो हमारे पिंड तक पहुंच गया, हमारे पृथ्वी के जमीन तक पहुंच गया, उसको बोलते हैं उल्का पिंड, एस्टेरॉइड्स। और साथ में अगर हमारे वायुमंडल में हमारे सौर मंडल में जो भी हमारा और भी कचरा वगैरह होगा, जो हमारा आकाशीय पिंड होगा, जो बर्फ वगैरह होगा, वो जो परिक्रमा कर रहा था सूरज का, सूरज के सामने आने के कारण, जैसे हम नहीं देखते हैं धूप वगैरह कहीं पे कमरा वगैरह में छेदा होता था, छाइन नहीं है, छाइन में छेदा होता था तो दिखता था कि हाँ यहाँ इतना धूल कल उड़ रहा है। उसी तरह जब इस सूरज के संपर्क में आता होगा तो इसका किनारे वाला भाग चमकता है ना, पूंछ वाला भाग, तो इसको बोलते हैं पुच्छल तारा, मेट्रॉइड्स। तो ये डिफिनेशन है चारों वर्ड का। चारों वर्ड आप लोग देख लिए, एस्टेरॉइड देख लिए, मेट्रॉइड्स देख लिए, मेटेओर्स देख लिए और कॉमेट्स यानी कि धूमकेतु देख लिए। अब हम लोग आज देखेंगे उपग्रह। अब उपग्रह क्या है, वे खगोलीय पिंड होते हैं जो अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं और साथ साथ ग्रह के साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। जैसे कि हमारे चंद्रमा क्या है कि हमारे साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है। और उपग्रह का क्या नहीं है, ऊष्मा नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो इसमें कोई चमक नहीं होती है। जिस तरह से चंद्रमा की कोई अपनी ऊष्मा नहीं है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट, मतलब जो सूरज की रोशनी है उसी को परावर्तित करता है तो चमकता हुआ दिखाई देता है। ये डिफिनेशन है उपग्रह का। और हम लोग को पता है कि बुध और शुक्र में कोई उपग्रह नहीं है, क्योंकि जब सौर फ्लेम आया होगा, सूर्य कलंक आया होगा, सौर्य कलंक आया होगा, तो उसके कारण उसका उपग्रह जल गया होगा क्योंकि नजदीक में है। सबसे ज्यादा जो उपग्रह बृहस्पति है, लेकिन ज्ञात शनि में है, तो ये भी देखना पड़ेगा। अब जो उपग्रह पढ़ना है, चंद्रमा पढ़ना है, चंद्रमा का बिहेवियर पढ़ना बहुत जरूरी है।
तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का जीवाश्म भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, कोई जिंदा नहीं है, तो क्या बोलिएगा, जीवाश्म ही बोलिएगा। इसमें रात की रानी के रूप में जाना जाता है और इसके अध्ययन को सेनोलॉजी कहते हैं। सब इंपॉर्टेंट है। इसको जीवाश्म उपग्रह भी कहते हैं, रात की रानी भी कहते हैं, और इसका जो अध्ययन है इसको सेनोलॉजी कहते हैं। कोई जिंदा नहीं है, अब जिंदा रहता तब न जीवित ग्रह बोलते हैं, इसलिए जीवाश्म उपग्रह बोलते हैं। रात की रानी बोलते हैं क्योंकि रात में लाइट देता है, तो रात की रानी बोले, और अध्ययन को सेनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है। अब वायुमंडल नहीं है तो दिन में क्या पड़ता होगा, जब सूरज की लाइट पड़ती होगी तो एकदम गर्म हो जाता होगा, और जब सूरज की रोशनी उसके जब परिक्रमा के कारण, घूर्णन के कारण चेंज होता होगा, और चेंज होने के कारण वहां रात होता होगा तो ठंडा हो जाता होगा, जिस कारण उसका ताप का जो अंतर है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो वायुमंडल ना होने के कारण दिन में तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता होगा और रात में बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, क्योंकि हमारा वायुमंडल हमारे लिए कंबल की तरह काम करता है। वायुमंडल के अभाव के कारण जो हम लोग देखे उल्का पिंड है, जिस तरह पृथ्वी में गिर रहा है उस तरह हमारे उपग्रह चंद्रमा में भी गिर रहा होगा। और जब ये चंद्रमा में गिरता है और वहां गड्ढा दिखाई पड़ता है, तो गड्ढा में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती होगी, इसलिए चंद्रमा में हमको धब्बा दिखाई देता है। जैसे कि चांद में दाग है, बहुत सारे मूवी का फेवरेट डायलॉग है, तो इस गड्ढे को क्रेटर बोलते हैं, और यही सब रीजन है जिसके कारण चंद्रमा में हम लोग को धब्बा दिखाई देता है। ठीक है, तो चंद्रमा के बारे में इतनी सारी चीजें थी जो आपको पढ़ना है, कि उसका वायुमंडल नहीं है जिसके कारण उसका ताप का अंतर बहुत ज्यादा है, दिन में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता होगा और रात को बहुत ज्यादा ठंडा। फिर वहाँ जो हमारा उल्का पिंड है पृथ्वी में टकराने के साथ साथ हमारे मून में, चंद्रमा में टकराता होगा, गड्ढा होता होगा, वहाँ प्रकाश नहीं जाता होगा, और प्रकाश नहीं जाने के कारण अभी जो धब्बा वाला भाग दिखाई देता है वो रीजन है इसका। और इसमें इस दूरी को पार करने में जो प्रकाश चंद्रमा और जो चंद्रमा है पृथ्वी तक उसका जो लाइट आता है उसको आने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, जैसे कि सूर्य की रोशनी 8 मिनट 4 सेकंड में पहुंचती है ना, उसी तरह चंद्रमा की रोशनी 1.3 सेकंड में पहुंचती है। चंद्रमा सामने है, अपना उपग्रह है तो तुरंत आ गया, और सूरज बहुत दूर है तो लेट लगेगा। अब इसके बारे में फैक्ट फैक्ट चीजें पढ़ना पड़ता है, तो जैसे कि यहाँ पे अपभू और उपभू। जब चंद्रमा अच्छा, जब चंद्रमा पृथ्वी के अधिकतम दूरी पे होता है तो इसको बोलते हैं अपभू, और नजदीक होता है तो इसको बोलते हैं उपभू। ठीक है, ये समझ लीजिए कि इस दिशा में परिक्रमा कर रहा है। ये अपना चांद है, और ये अपना पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है, और ये मून है अपना, ये मून है अपना। अब इसका जो डिस्टेंस है इस समय ज्यादा है और इस समय कम है, तो इसको क्या बोलते हैं, अपभू। इसको बोलते हैं हम लोग अपभू। और ये नजदीक है तो इसको बोलते हैं उपभू। ठीक है, यही चीज कह रहा है कि जब पृथ्वी
जब चंद्रमा पृथ्वी के अधिकतम दूरी पे होता है तो उसको अपभू, और जब नजदीक होता है तो उसको उपभू कहते हैं। ठीक है, ये अपभू है और ये उपभू है। इसका जो विशेष घटना है, जब चंद्रमा पृथ्वी के अधिकतम निकट होती है तो बहुत बड़ा दिखाई देता है, और जब बहुत बड़ा दिखाई देता है तो उसको बोलते हैं सुपर मून। जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक आ जाता होगा और बहुत बड़ा दिखाई देता है तो उसको बोलते हैं हम लोग सुपर मून। और हम लोग किसी भी एंगल में पृथ्वी का केवल 49% ही चंद्रमा देख पाते हैं पृथ्वी से, पूरा भाग नहीं देखते हैं, केवल 49%। ठीक है, तो सुपर मून क्या बोलते हैं, जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट आ जाती है और ऐसे कंडीशन में बड़ा दिखाई देता है तो सुपर दिखाई पड़ता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सुपर मून। ठीक है, 49% ही हम लोग अधिकतम चंद्रमा का भाग देख सकते हैं, 41% नहीं देख पाते। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये सब। फिर ब्लड मून क्या कहते हैं, जब पूर्ण चंद्र ग्रहण लगता है और चांद नहीं दिखाई देता है तो पृथ्वी का छाया पूरी तरह चंद्रमा को ढक लेता है, और इस दौरान जो लालिमा दिखाई पड़ता है उससे चंद्रमा लाल हो जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग ब्लड मून। जैसे कि सूरज क्या है कि सूरज शाम को और सुबह जब उगता है तो लालिमा दिखाई देती है ना, उसी तरह जब चंद्र ग्रहण लगता होगा और चांद पूरा ढक लेता होगा पृथ्वी, तो वैसे कंडीशन में उसका कुछ जो लाइट है वहां पहुंचता होगा, और कम लाइट के कारण क्या होता होगा, लाल दिखाई देता है, जैसे सुबह शाम में लाल दिखाई देता है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड मून। अब देख रहे हैं यहाँ ब्लड मून है, ये सुपर मून की घटना है। अधिकतम समझ लीजिए कि जितना भी नॉर्मल टाइम में ना 30% ही देखते हैं, लेकिन सुपर मून के समय 49%, 40% अप हो जाता है। हालांकि कैलकुलेशन हमको यहाँ का समझ में नहीं आया था, पर नॉर्मल समय में 30 से 50% तक दिखाई देता है, लेकिन जब सुपर मून आ जाता है तो 49% ही भाग देख सकते हैं हम लोग पृथ्वी से चंद्रमा का। और एग्जाम में पूछता है कि आप लगभग कितना परसेंट भाग चंद्रमा का देख सकते हैं, तो 59% ओनली। ठीक है, तो ये दोनों विशेष घटना थी। और चंद्रमा की कलाएं के बारे में आपको जानना कि आप सोचते होंगे, हम जब बचपन में थे तो बहुत सोचते थे कि चंद्र ग्रहण में भी चांद दिखाई नहीं देता है और अमावस में भी चांद नहीं दिखाई देता, तो अमावस को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं मानते। तो अभी इसको अच्छे से समझिएगा, इसको बोला जाता है चंद्रमा की कलाएं, और उसको बोलता जाता है चंद्रमा के ग्रहण। जैसे कि अभी मेरा फेस आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन ऐसे कंडीशन में आपको दिखाई देगा, तो यही कंडीशन होता है चंद्रमा में। जब चंद्र ग्रहण लगता है तो इस तरह का कंडीशन आ जाता है, यहाँ पे आ जाती है पृथ्वी, बोलती है सूरज का सारा रोशनी हम रोक देंगे और तुम्हारे तक रोशनी नहीं पहुंच रहा, तो ये लग गया ग्रहण। लेकिन क्या है कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूरज के बीच 5 से 6 डिग्री का अंतर है, एक दूसरे के ऊपर नीचे है, जिसके कारण इस तरह की घटना दिखाई पड़ती है। तो ये रीजन है जिसके कारण कलाएं बनती है। पूर्णिमा में पूरा दिखाई देता है चांद और अमावस में कम दिखाई देता है। जब ग्रहण लगती है तो ग्रहण में पूरा आपको चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, ये कंडीशन है। तो चंद्रमा की कलाएं, चंद्रमा का लगभग 59% भाग पृथ्वी से दिखाई देता है, लेकिन यह पूर्ण रूप से एक जैसा नहीं दिखता। समय के साथ इसके आकार में परिवर्तन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं चंद्रमा का फेज ऑफ द मून। हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि जिस कंडीशन में पृथ्वी घूम रही है उसी कंडीशन में, उसी दीर्घवृत्त क्षेत्र में चंद्रमा भी परिक्रमा कर रहा है, जिसके कारण एक ही भाग दिखाई दे रहा है। ठीक है, और टोटल हम लोग उसका 59% ही देख पाते हैं। यहाँ पे ये मून है, ये अमावस वाला मून है और ये पूर्णिमा वाला मून है, इसको बोलते हैं फुल मून। फुल मून और इसको बोलते हैं न्यू मून। जो अमावस वाला घटना है ना, इसको बोलते हैं न्यू मून। अब क्या होता है कि ये अर्थ धीरे धीरे
जब पृथ्वी का स्ट्रक्चर इस तरह से चेंज होता है कि आगे पीछे डिग्री के हिसाब से वो आगे पीछे ऊपर नीचे होता है, तो उसकी कलाएं भी ऊपर नीचे होने के कारण उसमें फेज बनते हैं, जिसमें एक फेज पूर्णिमा तक और एक फेज हमारा अमावस तक चलता है। ठीक है। अब जो हमारा अमावस है यानी कि न्यू मून से फुल मून का तरफ जब मूव करता है तो 14 दिन शुक्ल पक्ष कहते हैं, और अगला फुल मून से अमावस मून को कृष्ण पक्ष कहते हैं। और कृष्ण पक्ष में कोई जितना भी हमारा हिंदू मान्यताओं के हिसाब से जितना भी त्यौहार है वो सारा शुक्ल पक्ष में है, कृष्ण पक्ष में नहीं है। कुछ ही त्यौहार होंगे हो सकता है, क्योंकि माना जाता है कि कृष्ण जी के कारण सभी को बहुत प्रताड़ना हुई थी, उनकी मम्मी को, सबको, इसलिए शुभ नहीं माना जाता है उस समय को, और सारा त्यौहार देखते हैं कि शुक्ल पक्ष में है। ठीक है। यहाँ पे आप सारा घटना समझ पा रहे हैं कि ये फुल न्यू मून है जिसको अमावस बोलते हैं, फुल मून है जिसको हम लोग पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है। और इसी का 14 दिन हम लोग कृष्ण पक्ष और इसी का 14 दिन हम लोग शुक्ल पक्ष मानते हैं। कृष्ण पक्ष में क्या होता है कि कृष्ण जी को माना गया कि उनके जन्म के साथ ही सभी को बहुत ज्यादा विपदा सहनी पड़ी, इस कारण कृष्ण पक्ष में बहुत कम त्यौहार होता है, बाकी त्यौहार सारा शुक्ल पक्ष में होता है। कुछ कुछ त्यौहार कृष्ण पक्ष में होता है, हमको इसके बारे में ठीक से पता नहीं, पर हम कहीं पढ़े थे ये चीज। तो इस कारण से चंद्र ग्रहण अलग चीज है और कलाएं अलग चीज है। ठीक है। यहाँ भी है, ये अर्थ है। जैसे कि मान के चलिए तीन चीजें रख लीजिए, कोई चीज है ही नहीं दिखाने के लिए। जैसे कि ये पेन है, ठीक है। अब ये पेन है, ये पेन ऐसे ऊपर और ऐसे नीचे हो रहा है, जिसके कारण चंद्रमा में कलाएं बन रही है, उसका फेज बन रहा है। जब पूरा आ गया, अमावस आ गया, ऐसे आ गया, ऊपर चढ़ गया तो पूरा पूर्णिमा आ गया, इस तरीके से फेज बनता है, इसमें कलाएं बनती हैं। इस न्यू मून यानी अमावस में चंद्रमा पृथ्वी से दिखाई नहीं देता, इस कारण इस दिन सूर्य ग्रहण होने की संभावना। एग्जाम में ये भी पूछता है कि चंद्र ग्रहण जो लगता है वो कब लगता है, तो चंद्र ग्रहण जब चंद्रमा पूर्णिमा वाला कंडीशन में होगा तब चंद्र ग्रहण लगेगा। जाहिर सा बात है चंद्र ग्रहण में चंद्रमा दिखना नहीं चाहिए, अब चंद्रमा में पूरा प्रकाश पड़ रहा होगा, चमक रहा होगा, तभी ना उसको रोका तो चंद्र ग्रहण लगा। तो एक याद रखिएगा तो दूसरा याद रखेगा कि पूर्णिमा में ही चंद्र ग्रहण लग सकता है और अमावस में ही सूर्य ग्रहण लगता है। एग्जाम में दोनों पूछता है। चंद्रमा अपनी धुरी एक घूर्णन 24 दिन 7 घंटे में पूरा कर लेता है। एक पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा या एक अमावस से अगली अमावस के बीच इतना समय लगता है, इसलिए 28 दिन का अंतर होता है ना। जो हमारा महीना है 30 दिन इसी से ट्राइब है, और यही रीजन है कि हिंदू मान्यताओं में शायद हर एक त्यौहार एक एक दिन आगे बढ़ता है और मुसलमान में पीछे जाता है, क्योंकि यही सब कारण मदमाश वगैरह से कैसे करके मैनेज कर दिया जाता है। ठीक है। तो आप लोग जान गए कि अमावस से पूर्णिमा, यहाँ लिखा हुआ भी अमावस से पूर्णिमा शुक्ल पक्ष है जिसमें चंद्रमा धीरे धीरे बड़ा होता है, और यही कृष्ण पक्ष है पूर्णिमा से अमावस, इसमें चंद्रमा धीरे धीरे छोटा होता है। इतना पढ़ने से बेटर है कि ये वाला चीज याद रखिए या फिर ये वाला चीज याद रखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये न्यू मून है, अमावस वाला दिन को न्यू मून बोलते हैं और पूर्णिमा वाला दिन को फुल मून बोलते हैं, क्योंकि उस दिन मून पूरा दिखाई देता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इसका 14 दिन कृष्ण पक्ष है
और 14 दिन शुक्ल पक्ष है। जैसे कि अमावस्या पूर्णिमा का दिन शुक्ल पक्ष है, अमावस्या पूर्णिमा का दिन शुक्ल पक्ष है, ये वाला शुक्ल पक्ष है। और ये वाला कृष्ण पक्ष है। 14 दिन लगता है, 28 दिन। आप समझ रहे हैं, अगर यहाँ दो चीजें होती तो ज्यादा बढ़िया समझ में आता है। ऐसे जो फेज है इस तरीके से, और ये फेज ऐसे ऐसे ऊपर जाते नीचे जाते रहा, जिसके कारण फेज बना चंद्रमा में। और जब पूरी तरीके से ऐसे करके ऐसे ढक दिया तो समझ लीजिए चंद्र ग्रहण लगता है। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन, इस वाले दिन में। इसमें क्या होता है कि अगर इधर सूरज है, इधर सूरज है, ठीक है, इधर सूरज है, तो अपना जो पृथ्वी है एकदम इसका जो रोशनी है ढक लेता है, जिसके कारण चंद्रमा का जो रोशनी मिल रहा था सूरज से वो नहीं मिल पाता है, तो चंद्र ग्रहण लगता है। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो अमावस के फुल मून पूर्णिमा में लगता है। कुछ अन्य तथ्य है चंद्रमा को लेके। तो चंद्रमा में जो भेजा गया पहला जीव था लाइका नामक कुत्ता था। पहला जो जीव था वो लाइका नामक कुतिया थी शायद, यहाँ कुत्ता लिखा हुआ है जी। फिर से 21 जुलाई 1969 में अपोलो मिशन, नील आर्मस्ट्रांग का नाम सुने होंगे। नील आर्मस्ट्रांग जो पहले आदमी थे जिन्होंने चंद्रमा पे अपना कदम रखा था। तो 21 जुलाई 1996 को अपोलो मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एड्रिन ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। और जिस स्थान पे वो कदम रखे उसको बोलते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, शांति का सागर। ये फैक्ट वाला चीज है, आपको याद रखना चाहिए। एग्जाम में अगर कोई आपसे पूछता है पहला कौन सा आदमी है जो चंद्रमा पे अपना कदम रखा था, तो नील आर्मस्ट्रांग। दूसरा कौन आदमी था? तो वो था एडविन एल्ड्रिन, पर्ल एल्ड्रिन या फिर एल्ड्रिन, याद रखिएगा। कब था? 21 जुलाई 1969 अपोलो मिशन। और जहां पे ये लोग अपना पैर रखा उस जगह का नाम देता है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। जैसे हमारा चंद्रयान पहुंचा तो उस जगह का नाम हम लोग दिए। चंद्रमा की सतह पे मारिया नामक एक विस्तृत मैदान स्थित है, ये भी फैक्ट है। अब अपना जो चंद्रयान मिशन है उसको देख लीजिए। चंद्रयान 1 ये कब था? 2008 में था। इसका प्रक्षेपण का तिथि कब था? 2008। लॉन्च स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, यहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या था कि चंद्रमा की सतह का अध्ययन और वहां जल की मौजूदगी की जांच करना इसका पहला ऑब्जेक्टिव था। उपलब्धि क्या था कि चंद्रमा पर जल की मौजूदगी का पहला प्रमाण यही दिया और चंद्रमा की सतह पे विस्तृत मैपिंग किया, मैप बनाया। तो ये चंद्रयान 1 के बारे में है, इसको याद रखिएगा। 2008 लॉन्च कहां से किया गया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में। ऑब्जेक्टिव उसका उद्देश्य क्या है? तो चंद्रमा की सतह का अध्ययन और जल की मौजूदगी का जांच करना। अब चंद्रयान 2 के बारे में देख लीजिए, कब प्रक्षेपित किया गया था? 2019 में। लॉन्च सेम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग और चंद्रमा की संरचना, भूगर्भीय गतिविधि और जल की मौजूदगी का अध्ययन करना। तो ये याद रखिएगा कि उसके दक्षिणी ध्रुव में उतारने का काम करना था, सॉफ्ट लैंडिंग था। जो आप देखे होंगे, याद होगा कि उस समय लैंडिंग जो हमारा लैंडर था वो जिस संपर्क टूट गया उसके बाद आप देखे होंगे कि इसरो के जो वैज्ञानिक थे रोते हुए मोदी जी के पास गए थे, अगर याद होगा तो आपको देख लीजिएगा। तो इसका लॉन्च कब हुआ था? 2019 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीहरिकोटा है। वो ऑब्जेक्टिव क्या था? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग कराना था, ताकि हम लोग वहां देख सके कि पानी है कि नहीं।
उसका भौगोलिक संरचना भी देखना था। ऑर्बिटर यानी चंद्रमा की परिक्रमा पे महत्वपूर्ण डेटा भेजता रहा था ये। फिर इसका जो लैंडर था विक्रम, सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया गया लेकिन अंतिम क्षण में संपर्क टूट गया। और इसका जो रोवर था, जो अंदर से रोबोट वाला गड़िया निकलता, उसका नाम था प्रज्ञान। अब लैंडिंग के बाद चंद्रमा से सतह का जो संपर्क टूट गया तो फिर लैंडर समझ लीजिए असफल होने के कारण संचालन भी नहीं हो पाया। ठीक है, समझ लीजिए कि लैंडर क्या था कि ऊपर से गिराना था, अब उससे संपर्क टूट गया, तो अब जो उसके अंदर था रोबोट वाला गड़िया वो चल भी नहीं किया, तो उसका नाम था प्रज्ञान और लैंडर था विक्रम। उपलब्धि क्या था? ऑर्बिटर आज भी सक्रिय है और चंद्रमा से डेटा भेज रहा है। जो ऑर्बिटर है, जो चंद्रमा के ऑर्बिट में कक्ष में स्थापित है, वो आज भी डेटा भेज रहा है और चंद्रमा की सतह पर विभिन्न खनिजों और तत्वों की मौजूदगी का विस्तृत अध्ययन कर रहा है। ठीक है, अब चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और यह दक्षिणी ध्रुव में सफलता से पहुंच सका। ये भी आपको याद होगा। चंद्रयान 3 2023, यहाँ भी 3 तो यहाँ भी 3, 2023। तो चंद्रमा के बारे में और जितना भी हमारा सौर मंडल से संबंधित जितना भी चीज़ था वो खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जो हमारा पृथ्वी का घूर्णन क्या है, परिक्रमण क्या है, कैसे घूम रहा है, कैसे परिक्रमा कर रहा है, उसका